हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। दोस्तों स्किन की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और आपको ये लगभग हर मौसम में मिल जाती है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों एक्जिमा के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि यह हर मौसम में होने वाली बीमारी है। इसका जो कॉस्टिव फैक्टर होता है दोस्तों, वह किसी न किसी रूप में स्किन की प्रॉब्लम्स को जब हम सप्रेस कर देते हैं तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के होने की संभावना ज़्यादा होती है और वो बाद में जो रिकर करके आता है दोबारा, एक बार जैसे ठीक हुआ तो फिर से वो फेवरेबल कंडीशंस जब शरीर के अंदर आती है तो वह फिर से हमारे सामने आता है। जैसे गर्मी के मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा होता है, आप देखेंगे तो उस दौरान जिसको बोलते हैं कांच लग जाना दोनों थाई के बीच में, या शरीर के अलग अलग जगह पे फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, यह अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो उस दौरान फंगल इन्फेक्शन चूँकि नमी की वजह से बढ़ जाता है, तो उस दौरान भी इसके बढ़ने की संभावना पूरी होती है। ठंडी के मौसम में कुछ ऐसे एक्जिमा होते हैं जो कि ठंडी के मौसम में बढ़ जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट तीनों मौसम में ही पाया जाता है दोस्तों, और यह कई प्रकार का हो सकता है। कुछ ड्राई एक्जिमा होते हैं, कुछ वीपिंग एक्जिमा होते हैं। ड्राई एक्जिमा मतलब ये कि जिस एक्जिमा में खुजली करने के बाद में ड्राई स्केल्स, छिलके जैसे निकलते रहते हैं, स्केल्स निकलते हैं, उनको ड्राई एक्जिमा बोलते हैं। और जिसमें कुछ न कुछ ये लिक्विड फॉर्म में निकलती है, खुजाने के बाद में पानी जैसा, या सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड आप बोल सकते हैं उसको। जस्ट लाइक जैसे मधु या शहद होता है उस तरह से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, खुजाने के बाद में पानी जैसा निकलता है, पस जैसा निकलता है। तो ये वीपिंग एक्जिमा के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं दोस्तों। अब ये एक्जिमा सही कैसे कर सकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे जाड़े के मौसम में है तो ड्राई एक्जिमा है, लेकिन अगर आप ठंडक के मौसम के अलावा अगर बात करें जैसे बारिश में या गर्मी के मौसम में जब पसीना होता है या बारिश में पानी, तो वहाँ पे पानी से इसको बचाना होता है। इसलिए ऐसे पेशेंट को हमेशा ही कहा जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहनिए ढीले ढाले ताकि हवा का फ्लो वहाँ पे हो, ताकि एक्जिमा को बढ़ने का मौका ना मिले, उस जगह पे सूखापन रहे। अंदर के जो इनर पार्ट्स की जो अंडरवियर्स होते हैं उसको आप ना पहने तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि वहाँ पे हवा का फ्लो अच्छे से होगा। हवा का फ्लो अच्छे से होगा तो वो अच्छे से सूख भी जाएगा, जल्दी सही भी होगा, इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। सेकेंडली दोस्तों, ऐसी कंडीशन के साथ साथ में जब हम वहाँ पे दवा देते हैं तो जब दवा का यूज़ किया जाता है तो दवा के बाद देखेंगे कि जब वो सूखने शुरू हो जाता है तो सूखने के बाद उसके अंदर ड्राइनेस आने लगती है, क्योंकि सूखने के बाद पपड़ी पड़ती है, और पपड़ी जब भी पड़ती है जहाँ पे भी कोई भी घाव सूखता है तो आप देखेंगे वहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई खिंचाव हो रहा हो, और खुजली वहाँ पे ज़्यादा होती है उस दौरान। तो ऐसे केस के लिए प्लेन नारियल का तेल अगर आप वहाँ लगाते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर के कारण धीरे धीरे उसको सूखने में मदद मिलती है और धीरे धीरे वो सही होता चला जाता है। अब ऐसे केस में दवा कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए दोस्तों? तो जब हम बात करते हैं अलग अलग, जैसे ड्राई एक्जिमा के बारे में बात करें हम, तो ड्राई एक्जिमा में जो सबसे अच्छी मेडिसिन होती हैं वह आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी यूज की जाती है दोस्तों, जिसमें छिलके जैसे निकलते हैं खुजलाने के बाद में। और इसके साथ साथ में एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखेंगे, जैसे दोनों साइड हैं, दोनों साइड में थाई के रीजन में अगर एक्जिमा है तो वहाँ पे अगर वीपिंग एक्जिमा है और साथ में अदर सिम्टम्स आपको मैच कर रहे हैं, अदर सिम्टम्स का मतलब ये कि जैसे टंग आप देख रहे हैं तो टंग पे अगर ट्रायंगुलर टिप है तो वहाँ पे रस्टॉक्स अच्छा काम करती है। अदरवाइज अगर वीपिंग एक्जिमा है उसके अंदर से पानी जैसा या लसलसा जैसा पदार्थ, चिपचिपा जैसा पदार्थ निकलता है, तो वहाँ पे ग्रेफाइटिस 6 या 30 पोटेंसी का यूज़ करने से अच्छे फ़ायदे होते हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसी कंडीशंस होती है जबकि एक्जिमेटस जो एरिया होता है या एक्जिमा या दांत जहाँ पे होता है वह एक
सर्कुलर रिंग की तरह बना होता है। तो वैसी कंडीशन के लिए कुछ दवाएं बड़ी इफ़ेक्टिव काम करती हैं। उसमें बैसिलिनम वनियम हफ्ते के अलावा, या तो हफ्ते में अगर ज़्यादा कंडीशन है तो अदरवाइज 15 दिन पे या महीने में एक बार बैसिलिनम वनियम देने पे, और साथ में टेलीरियम 200 पोटेंसी की और सीपिया 30 या 200 पोटेंसी की दिन में सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम जैसी कंडीशन हो देने पे देखेंगे कि बहुत तेज़ी से रिलीफ होना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो टेलीरियम, सीपिया और बैसिलिनम ये रिंग वर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है दोस्तों। इसके अलावा ऐसा एक्जिमा जो कि पूरे शरीर में फैल रहा हो, खुजली बहुत ज़्यादा हो, उसमें से पस जैसा डिस्चार्ज भी आता हो, लेकिन साथ में एक ऊपर से क्रश बन जाता है, मतलब पपड़ी जैसी बन जाती है, और पपड़ी हटाने पर उसके अंदर से पस या पीव निकलता है। यह ज़्यादातर सिर के पोर्शन में ज़्यादा होता है, सिर के भाग में ज़्यादा होता है। वहाँ पे मेजेरियम 30 या 200 पोटेंसी देने पे बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक कंडीशंस हैं जिसमें एक्जिमा के अलग अलग कंडीशंस और एक्जिमा के अलग अलग प्रकार में कौन कौन सी दवाएं मेनली यूज़ की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी दवाएं हैं। आप मैंने बोला कि जैसे रेस्टॉक्स के बारे में, इसके अलावा आप रियोमैक्स, मर्कसॉल, नाइट्रिक एसिड और कई सारी दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, नेट्रम सल्फ। अब ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उसके आधार पे कौन कौन सी दवाएं देनी हैं। मैंने कुछ एक सिम्टम्स लिए हैं सिर्फ, जैसे कि रिंग वर्म का सिम्टम लिया हुआ है और वीपिंग या ड्राई एक्जिमा का एक साधारण सा सिम्टम लिया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा इसके बारे में अगर बात की जाएगा तो बड़ा लंबा ये टॉपिक जाएगा, तो उसके बारे में फिर आपसे हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी आप लोगों को। और इसके साथ साथ में दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि जब भी ऐसी कंडीशंस डेवलप हो तो वहाँ पे अंग्रेजी दवा लेने से आप बचें, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी दवा लेने से बचते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपको कि वो सप्रेस नहीं होगा। क्योंकि अंग्रेजी दवा हम जब यूज़ करते हैं तो एक्जिमा क्या होता है कि सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, और बाद में जाकर के एस्थमा या किसी दूसरी बीमारी के रूप में सामने आता है। मैंने कई सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको शुरू में इस तरह के दाद रहा, उन्होंने उस पर क्वाडिडोरम, बीटेक्स या कोई और दवा लगाई, बाद में वो सप्रेस होने के बाद में जब काफ़ी अवस्था हो गई, उनके बैकग्राउंड में जब मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि उनको अस्थमा बाद में हुआ, उसके पहले कहीं कहीं से सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज़ का रहा है, और बाद में जब अस्थमा की दवा दी जाती है तो वापस वो स्किन की प्रॉब्लम्स सामने आती है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ में ना हो दोस्तों, इसलिए कोई भी तकलीफ होती है तो या तो आयुर्वेदिक दवा या फिर होम्योपैथिक दवा आप इस्तेमाल करिए, ताकि वह जड़ से और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिएगा ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद।